Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today, here in this video, we will further continue the topic of school organization. विद्यालय संगठन का जो हमारा टॉपिक था जिसको हमने शुरू करा था एंड टिल नाउ वी हैव रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसके जो रिमेनिंग सब टॉपिक हैं उसको आज हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो let me very quickly recall you again that what school organization was all about. ठीक है, so what we learnt about school organization was that school organization refers to organizing the various activities of the school, the resources of the school, the ideas and thoughts of the people and the efforts of the people so that desired results can be achieved, goals and objectives can be achieved which are predetermined by the school. यानी विद्यालय संगठन जो है वो न केवल आपका रिसोर्सेज यानी संसाधनों का संगठन है, बल्कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी वर्क फोर्स है, उनके जो एक्शंस हैं, जो एफ़र्ट्स हैं, उनके जो प्रयास हैं, उन्हें संगठित करना और जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उन्हें संगठित करना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जब आप इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करते हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड करते हो, ताकि आप अपने जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, जो हमें रिज़ल्ट्स चाहिए या जो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने सोचे हैं कि हमें अचीव करने हैं, उन्हें अचीव करने के लिए जब हम ये सारी चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसी को हम विद्यालय संगठन या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. राइट नाउ इन द येस्टरडेज वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन. हमने विद्यालय संगठन के कुछ सिद्धांतों की बात करी थी, जिसमें से आपका चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल था, जहाँ पर हम बच्चे को ध्यान में रखते हुए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, क्योंकि द करेंट एजुकेशनल सिस्टम इज़ ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. जो इस समय शिक्षा है उसका जो प्रारूप है वो बाल केंद्रित है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप जो भी एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रेजेंट करोगे वो सब कुछ बच्चों को ध्यान में रखते हुए होगा. ठीक है, सो द atmosphere of the school should be such which can help the students in their overall development, उनका सर्वांगीण विकास कर सके. सो दैट इज़ वाई चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल की बात करी गई थी. ठीक है, फिर हमने कम्युनिटी सेंटर्ड प्रिंसिपल की बात करी थी, जहाँ पे हमें सोसाइटी को ध्यान में रखना है. सोसाइटी को ध्यान में रखने का मतलब क्या होगा कि भाई देखिए, स्कूल को आप सोसाइटी से तो अलग करोगे नहीं. ठीक है, सो स्कूल एंड सोसाइटी गोज़ हैंड इन हैंड. राइट, तो जो स्कूल की वैल्यूज़ हैं वो बच्चों को मिलनी चाहिए. ठीक है, सॉरी, जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं वो बच्चों को मिलनी चाहिए. ठीक है, तो सोसाइटी की जो नीड्स हैं, जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर है, वो स्कूल के करिकुलम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये बच्चे जाएंगे इसी सोसाइटी में, इसी सोसाइटी का पार्ट बनेंगे. ठीक है, और वो इस लायक बन सकें कि वो सोसाइटी में कुछ प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकें. इसके लिए कम्युनिटी सेंटर्ड प्रिंसिपल की बात कही गई है कि सोसाइटी या समाज को ध्यान में रखते हुए विद्यालय संगठन का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए. ठीक है, उसके अलावा हमने बात करी थी रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनका बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही जितना ज़रूरत है उतना ज़्यादा सावधानी से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज या हमारे जो संसाधन हैं उनका ओवर यूटिलाइजेशन या अंडर यूटिलाइजेशन दोनों ही चीज़ें जो हैं वो ठीक बात नहीं है. वी नीड टू यूज़ द रिसोर्सेज जुडिशली एंड इफ़ेक्टिवली. राइट, तो इसी तरह के हमने बहुत सारे सिद्धांत कल समझे थे, जिसमें एक आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी था, लचीलेपन का सिद्धांत, जिसमें क्या कहा गया था कि जो विद्यालय संगठन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको कौन से चेंज करने पड़ जाए, है ना. तो आसानी से चेंजेस किए जा सकें, आसानी से नए एक्सपीरियंसेस, नई अपॉर्चुनिटीज़ इंट्रोड्यूस करी जा सकें, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल या लचीला होना चाहिए. राइट नाउ अब आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की, एलिमेंट्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है,
एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन जो हैं सब टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट अस वेरी क्विकली मूव टूवर्ड्स आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक है। Okay, so first topic that is given over here is elements of school organization. Okay, elements की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को इन्हांस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, ठीक है। इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग और व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला यहाँ पे है रेजिंग द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचिंग teachers. Okay, now one by one we will understand these points. So first thing which we need to understand over here is कि raising the professional status of teaching का मतलब यहाँ पे है कि जो teaching methods हैं, जो teaching strategies हैं, ठीक है, और जो भी techniques हैं पढ़ाने की, उनको बहुत ही ज़्यादा influential बनाना, ओके, उनका standard raise करना, ओके। एंड टीचर्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि वी नीड टू गिव time to time training to teachers so that they can keep themselves updated in these changing times. Also we need to guide teachers according to the changing environment, क्योंकि हमें टीचर्स का प्रोफेशनल ग्रोथ भी ध्यान में रखना है। अगर टीचर्स प्रोफेशनली ग्रो करेंगे दे विल बी एबल टू प्रोडक्टिवली कॉपरेट विद द स्कूल। वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अपना एक्सपीरियंस जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके वो स्कूल को बेनिफिट कर सकते हैं। सो हेयर what they are talking about is that what a school needs to do is to raise their professional status, to raise the standard of the teaching methods and of the teachers, ठीक है। सेकेंड है reducing disparities in school. Now disparity refers to the differences, किसी भी तरह का कोई भेदभाव, किसी भी तरह का कोई डिफ्रेंसिएशन या डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स कम, ओके। हर एक बैकग्राउंड से बच्चा जो है स्कूल में मिलता है आपको। अब वो कल्चरली डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है, इकोनॉमिकली डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है, सोशली डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है। अब कोई भी डिफरेंस हो, कैसा भी डिफरेंस हो, ठीक है, द थिंग इज़ कि वो डिफरेंसेस बच्चों के बीच में नहीं होने चाहिए। वो डिफरेंसेस बच्चों के बीच में किसी भी लड़ाई झगड़े या डिस्क्रिमिनेशन का रूप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एवरी चिल्ड्रन शुड बी एक्नॉलेज्ड विद द फैक्ट कि हर एक बच्चा उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि वो खुद है, ओके। तो इसलिए चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों या कुछ भी हो, चाहे स्कूल की कोई एक्टिविटी ही क्यों ना हो, everyone should get equal opportunity and there should be no sort of difference or discrimination or disparity of any kind in the school, okay। फिर है डिज़ाइनिंग अ 21st सेंचुरी करिकुलम। नाउ 21st सेंचुरी करिकुलम का मतलब है मॉडर्न करिकुलम। मॉडर्न करिकुलम विच मीन्स कि अब हमें ऐसा करिकुलम बनाने की ज़रूरत है जिसमें नए समय यानी जो समय चल रहा है उसमें जो चीज़ें बच्चा फेस कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना करिकुलम या पाठ्यक्रम बनाना है। वी नीड टू गिव मॉडर्न एक्सपीरियंसेस टू द चिल्ड्रेन। हम पुराने तौर तरीक़ों से ही नहीं चल सकते, ठीक है। तो 21st सेंचुरी का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। इट मीन्स कि बच्चों के हिसाब से अब हमें चीज़ें करनी, क्योंकि पहले टीचर सेंटर्ड करिकुलम चलता था जहाँ पे टीचर वॉज गिवन द एक्टिव रोल और ऑल द अथॉरिटी वॉज इन द हैंड्स ऑफ टीचर्स, ओके। टीचर्स यूज टू डिसाइड कि उन्हें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। बट नाउ द थिंग्स हैज़ चेंज्ड। अब हमें चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की तरफ ध्यान देना है जहाँ बच्चों की नीड्स और डिज़ायर्स को ध्यान में रखते हुए हमें सब कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। सो वी नीड अ करिकुलम विच इज़ नॉट ओनली मॉडर्न, विच also goes along with the changing needs of the 21st century। समय के साथ साथ जो चीज़ें आती जा रही हैं उसको करिकुलम में ऐड करते रहना, करिकुलम को समय पर मॉडिफाई करना, ऑल्टर करना, ऑल दीज थिंग्स हैज़ टू बी कीप इन माइंड। फिर है प्रमोटिंग flexible learning arrangements focused on growth. Now what we need to do is that we need to employ flexible teaching methods. हमें rigid या static teaching methods नहीं चाहिए जहाँ पर
आप एक ही तरीके से पढ़ा रहे हो, चाहे बच्चों को समझ में आए ना आए, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें फ्लेक्सिबल लर्निंग टीचिंग लर्निंग मेथड्स चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल टीचिंग एड्स चाहिए जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकें, चेंज कर सकें। एंड वी नीड टू फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। हमें इस तरीके से अरेंजमेंट्स करनी है कि हमें बच्चों के ग्रोथ पर हम ध्यान दे सकें। देन वी हैव आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। भाई चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की बात करी जा रही है, बच्चों पे ध्यान देने की बात करी जा रही है, विच ऑल्सो मीन्स कि बच्चों की जो नीड्स हैं, ठीक है, उनको ध्यान में हमें रखना है, उनके डिज़ायर्स को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि वो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने चाहिए और उनको ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के सारा काम किया जाना चाहिए। सो चिल्ड्रंस नीड शुड बी ऑल्सो केप्ट इन माइंड वाइल constructing the school organization. Okay, now here we have some of the challenges of school organization, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की या कुछ ऑब्स्टिकल्स की जो विद्यालय संगठन में हमें देखने को मिलते हैं या हमें फेस करने पड़ते हैं। ओके, ना चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो पहला जो चैलेंज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के सामने है वो है टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। ओके, नाउ अब ये जो फैक्टर्स हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे ये हमें दिखाएंगे कि एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसे सेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो पहला है टाइम मैनेजमेंट इशू, यानी समय का जो है वो सही से प्रबंधन जब नहीं हो पाता है। कई बार होता है कि टाइम रिलेटेड इश्यूज़ अराइज हो जाते हैं जिसकी वजह से केओस या फिर बहुत ही ज़्यादा एक इनडिसिप्लिन माहौल या फिर डिसऑर्डरलीनेस जो है क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो टाइम रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में दिक्कत होती है। फिर है फाइंडिंग प्रॉपर रिसोर्सेज। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज रिसोर्सेज आर द थिंग्स जो एक्चुअली में आपके एक्शन, जो आपके आइडियाज़ हैं उन्हें एक्शन में लेकर के आएंगे। तो कई बार सही रिसोर्सेज का ना मिलना या लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज की कमी होना भी एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम बन सकती हैं। फिर है अडेप्टिंग क्लास एक्टिविटीज़। कई बार क्लास की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो भी हम एक्सपीरियंसेस बच्चों को दे रहे हैं वो अगर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स और डिज़ायर्स या अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हुई तो दिक्कत होती है। अगर बच्चा अपने आप को क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में अटैच नहीं कर पा रहा है, अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझने में दिक्कत होगी। ease communication with parents. See, the effective flow of communication is very much important, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है चाहे वो स्टूडेंट टीचर्स के बीच में हो, चाहे वो टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में हो, ठीक है, दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही स्मूथली होना चाहिए एंड इट शुड ऑलवेज बी टू वे। ऐसा ना हो कि केवल एक ही बोल रहा है और दूसरा सिर्फ सुन रहा है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स का मतलब कि व्हेन schools will be able to communicate freely and smoothly with the parents, एक अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी पेरेंट्स और स्कूल के बीच में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट क्या होता है कि कई बार ऐसा नहीं हो पाता, बल्कि मोस्टली केसेस में स्कूल और पेरेंट्स के बीच में हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक कॉर्डियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में, और कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है जिसकी वजह से बच्चा जो है कई बार न केवल बिगड़ जाता है बल्कि अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होता है। सो देयर शुड बी नीड ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, लेकिन जब ये नहीं होता है तो ये चैलेंज एक बन जाता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन वी हैव प्रॉब्लम्स विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके, 21st सेंचुरी करिकुलम की अभी हमने बात करी थी, विच ऑल्सो डिमांड्स टू ऐड टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू टीच द स्टूडेंट्स, क्योंकि हम रह रहे हैं उस दुनिया में जो टेक्निकली बहुत एडवांस हो चुकी है। बट अगर आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इस लायक नहीं है या इतना केपेबल नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके टीचिंग लर्निंग के लिए, ठीक है, या फिर अपने आप को टेक्नोलॉजिकली या टेक्निकली एडवांस कर पाए, देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज इट विल हिंडर द ग्रोथ ऑफ नॉट ओनली द स्कूल बट ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर है प्रॉब्लम्स विद फंडिंग। देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में और उसको करने के लिए बहुत सारा पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है। अब हमने पढ़ा भी था कि देयर आर मेनी सोर्सेज बाय विच अ स्कूल गेट्स मनी और बाय विच दे कलेक्ट देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बट कई बार जब फंड्स की प्रॉब्लम होती है, व्हेन देयर इज़ फाइनेंशियल क्राइसिस और व्हेन देयर इज़ फाइनेंशियली अनअवेलेबिलिटी इन द स्कूल, तो येस प्रॉब्लम आती है, बिकॉज जब आपके पास
फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होगी, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ या एक्सपीरियंसेस बच्चे को नहीं दे पाओगे। ठीक है। फिर है साइकोलॉजिकल इशू। साइकोलॉजिकल इशू का मतलब यहाँ पे थिंकिंग से है, चाहे वो टीचर्स की हो, स्टूडेंट्स की हो, या स्कूल की हायर अथॉरिटीज़ की हो, बिकॉज द थिंकिंग इम्पैक्ट्स द आइडियाज़ एंड द आइडियाज़ इम्पैक्ट द एक्शन। आप जो सोचोगे वही इनिशिएट करोगे। ठीक है। तो साइकोलॉजिकली यानी थॉट प्रोसेस अगर ठीक नहीं है, if you are not able to plan or organize, or if you are not able to think about the new ideas and how you can actually give the students opportunity to grow, क्योंकि वो सारी चीज़ें पहले यहाँ आएंगी, फिर ही तो आप एक्शन में लेकर के आओगे ना। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी प्रॉब्लम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन वी हैव लीडरशिप प्रॉब्लम्स। देखिए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हम अलग अलग काम हर इंसान को सौंपते हैं, जहाँ अलग अलग अथॉरिटी हम इंसान को देते हैं, जहाँ हर चीज़ व्यवस्थित करी जाती है, ऑर्गेनाइज करी जाती है। द थिंग इज़ दैट एट एवरी लेवल वी नीड लीडर्स सो दैट दे कैन गाइड देयर ग्रुप, दे कैन लीड देयर ग्रुप, दे कैन टेल देयर टीम कि हमें इस रास्ते पे चलना है। एंड वी नीड लीडरशिप स्किल्स ताकि हम सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके कॉमन गोल्स की तरफ बढ़ सकें। ठीक है। बट अगर लीडरशिप क्वालिटी की कमी है तो obviously you won't be able to direct well, you won't be able to guide well, which is again going to be a problem. फिर है इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो स्कूल की फंक्शनिंग में या स्कूल के स्मूथली फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करती हैं। ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर विच कैन बी अ चैलेंज ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। then we have lack of devotion among teachers. Okay, now lack of devotion की अगर हम बात करें, see if teachers do not feel connected to the school atmosphere, if there is lack of cooperation and coordination among टीचर्स, या फिर वो कनेक्टिविटी टीचर्स की नहीं है स्कूल के साथ, तो वो मन से काम नहीं करेंगे। एंड दिस लैक ऑफ डिवोशन ऑन देयर So this lack of devotion on the parts of teacher can be a hindrance, in the development of the school. फिर है lack of cooperation among parents, क्योंकि अभी देखिए हमने बात भी करी थी that if there is lack of communication between the school and the teachers, between the school and the parents, तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे अगर पेरेंट्स की साइड से कॉपरेशन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप फुली, बिकॉज बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का भी असर पड़ता है, घर के माहौल का भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है। सो व्हाट वी नीड इज़ दैट वी नीड मच कॉपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स ताकि बच्चे को हम कम्प्लीटली डेवलप कर सकें। लेकिन अगर पेरेंट्स के साइड से हमें वो एफ़र्ट या वो कॉपरेशन नहीं मिलता है, देन ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। Then we have lack of initiative by the school administrators. Now if the higher authorities of the school thinks, और कि जहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ डोंट टेक द थिंग्स सीरियसली, ठीक है, तो वहाँ पे जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स की लापरवाही कहीं ना कहीं स्कूल को जो है बहुत पीछे लेकर के जाती है। ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, उनका काम है कि वो स्कूल के लिए सोचें और ऐसे एक्शंस इनिशिएट करें जो उन्हें स्कूल की ग्रोथ को आगे बढ़ाए। बट अगर उनके वो इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, इफ़ दे आर नॉट टेकिंग एफर्ट्स, इफ़ दे आर नॉट चेंजिंग द करिकुलम, और इफ़ दे आर नॉट टेकिंग स्टेप्स जो उनके स्कूल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं जो है वो स्कूल की न केवल ग्रोथ हैम्पर होगी, बल्कि ना हम बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट या वो कंप्लीट एक्सपीरियंस के जो एम और ऑब्जेक्टिव हैं वो भी हम कभी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। सो दीज वर सम ऑफ द challenges that are faced by the school organization. Okay, next we have the significance of school organization. Now significance की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम importance की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए, अभी तक हमने जो इतना पीछे पढ़ा है, तो इससे हमें ये तो क्लियर हो गया है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की अगर कमी होगी, देन ऑब्वियसली तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी स्कूल स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स यहाँ आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं, दिस विल मेक इंश्योर कि आपको इम्पॉर्टेंस जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की वो और अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ द पहली पॉइंट यहाँ पर है कि इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्कूल। ऑब्वियसली बिकॉज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आप सारी एक्टिविटीज़, सारे थॉट्स एंड आइडियाज़ और सारे रिसोर्सेज को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में
एक ऑर्डरली वे में पुट करते हो और यूज़ करते हो, जहाँ पे कोई केओस नहीं होता, देयर इज़ क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग। तो जब सब चीज़ों की क्लैरिटी होती है, जब सारी चीज़ें पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो वहाँ पे जो भी काम है वो बहुत ही स्मूथली हो पाएगा। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। Then it is necessary to avoid under and over utilization of the resources of a school by ensuring optimum and judicious use of the resources, क्योंकि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का प्रिंसिपल फॉलो करता है, जिसके तहत जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से, ठीक है, यूज़ करा जाता है, ताकि किसी भी रिसोर्स की कोई बर्बादी ना हो। Okay, that is why it is important, because under school organization we organize the activities and resources in such a way कि कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो और किसी भी चीज़ की वेस्टेज ना हो। It is important for making best use of the capabilities of the school personnel। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीचर्स हैं, उनका न केवल उनको उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि उनसे 100% कॉपरेशन भी लेता है। और जो टीचर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, उनके पोटेंशियल, उनकी कैपेबिलिटीज़ का 100% यूटिलाइजेशन करके बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो ईल्ड किए जा सकते हैं। सो दैट इज़ वाई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Next we have, it is necessary to save time, increase clarity and efficiency of work and to achieve the aims and objectives of a school smoothly। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं कि टाइम की बचत के लिए, क्लैरिटी बढ़ाने के लिए, यानी चीज़ों को लेकर के स्पष्टता हो, चाहे वो किसी के काम के लिए हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी को लेकर के हो, और काम को बहुत ही एफिशिएंटली किया जा सके, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सके, और स्कूल के जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके। फॉर दिस वी नीड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन वी हैव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ प्रोफेशनल इमेज ऑफ अ स्कूल, क्योंकि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन आपको एक अपनी अलग पहचान बनाने का मौका देता है, ठीक है, आपको प्रोफेशनली ग्रो करने का मौका मिलता है, एंड इट हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग योर डिस्टिंक्ट इमेज, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स विच क्लियर अस द इम्पोर्टेंस और विच गिव्स अस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ we will stop right here in this video, and we will further talk about the remaining topics in the next video, and I hope this video will be useful for you to understand the topics which we have discussed today. Okay, thank you class.